तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवकल समीकरण का भाग नंबर 17। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 13 तथा उदाहरण नंबर 14। इन दोनों उदाहरणों को आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी तक हम बहुत सारे उदाहरण लाइन से करते आ रहे हैं। तो वो सारे उदाहरण भी आप एक बार करके देख लीजिएगा। बहुत भी महत्वपूर्ण है। तथा हमने जितने भी उदाहरण करते हैं वो सब अलग अलग टाइप के हैं, तो यह सारे उदाहरण आपके करने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो आज इन दोनों उदाहरणों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 में हमें एक बिंदु बिंदु -2, 3 एक बिंदु दी गई है। ठीक है, इससे गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से गुजरने वाला एक वक्र है जिसका समीकरण हमें निकालना है। ठीक है, अगले हम बिंदु से निकालने गुजरने वाले वक्र तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस बिंदु से तो मान लीजिए यह बिंदु है। इससे ऐसे 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 हजार वक्र निकल जाएंगे। तो उसका हमें क्या पता है, जिसकी किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का प्रवक्ता 2x बाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि उसकी प्रवक्ता कितनी है, 2x/22। प्रवक्ता क्या होती है, मान लीजिए यह हमारा एक ग्राफ है। यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर इस बिंदु पर निकालना चाहूँ तो इस बिंदु से अगर मैं सीधी लाइन खींच दूं, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगी जहां मैं कर्व से छूती हुई जाए। ठीक है, इस बिंदु से अगर मैं सीधी लाइन खींच दूं तो जो भी लाइन बनी है उसी लाइन की प्रवक्ता क्या है, 2x/22। ठीक है, वो हमें दी गई है। अब इसको हल कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो प्रवक्ता निकालते कैसे, देखिए इसको निकालने के लिए हमें जो भी हमारा समीकरण दी गई होती है, जिस भी वक्र की समीकरण दी गई होती है, हमें उसका अवकल करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे वक्र दिया गया है y/x²। ठीक है, y/x² दिया गया है। इसका मैं अगर अवकल करूं तो y मुझे मिलेगा dy/dx = 2x। तो जो यहाँ पे dy/dx है, यही हमारी उस स्पर्श रेखा की प्रवक्ता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा किसी भी वक्र का समीकरण दिया हो तो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवक्ता हम कैसे निकालेंगे, उसका अवकल करेंगे। अब हमें देखिए उल्टा भी दिया जा सकता है। वह कैसे, मान लीजिए मुझे स्पर्श रेखा की प्रवक्ता दी गई है। ठीक है, और मुझे वहां से वक्र निकालना है, वक्र का समीकरण निकालना है। तो मुझे क्या याद करना है, पहले हमने अवकल किया था, अब हम इसका समाकलन करेंगे। इसका समाकलन कर देंगे तो हमें वापस से उल्टा वही मिल जाएगा। काफी सरल है। ठीक है, चलिए इसे अब करके देखते हैं। ओके, देखिए, तो हम जानते हैं कि एक वक्र की स्पर्श रेखा dy/dx के बराबर होती है, यह हमें बता दिया गया है। जो हमारी स्पर्श रेखा की प्रवक्ता होती है वह होती है dy/dx से बराबर। ठीक है, इसलिए जो हमारा dy/dx है वह हो जाएगा 2x/22। ठीक है, क्योंकि 2x/22 मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें करना क्या है, अब इसका नॉर्मल से आप समाकलन कर दीजिए और वहां से बाई का हल हम निकालेंगे। पाई का हल कैसे निकालना है वो देखिए, अभी हम जो जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो हम पहले क्वेश्चन करके आए हैं उनको हल कर लीजिएगा। अब चूंकि इतनी बस इसको थोड़ा नई चीज क्या थी कि हमें यहाँ पे इतना जानना था कि dy/dx से हम इसकी प्रवक्ता निकाल सकते हैं। बाकी यह क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बन गया है, यह तो हम पहले ही कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए करते हैं कैसे कर देंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यह पूरा फलन हमारा fx है। ठीक है, fx है, इसको आपको, ठीक है, fx, y है क्योंकि यहाँ पे y भी है। ठीक है, तो हम इसको पूरे फलन को fx, y मानेंगे। अब आपको करना क्या है, fx, y को gx तथा hy में तोड़ लेना है। ठीक है, gx में आप क्या करोगे, gx में जितने भी हमारे x वाले टर्म्स है वो आप ले आइए, और hy में जितने हमारे y वाले टर्म्स है वो ले आइए। बहुत ही सरल है। ठीक है, तो ठीक है, तो gx में आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2x, और मेरा hy में आ जाएगा यहाँ पे 1/2y। यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, gx को आपको ले जाना है dx के साथ, और hy को ले जाना है आपको
डी पाई के साथ। देखिए dx और dy यह दोनों ऊपर होने चाहिए ताकि हम इसका आसानी से समाकलन कर पाए। अब देखिए लोगों ने किया क्या, ऐसे पाई स्क्वायर उठाया और इसको dy के साथ ले गए और यहाँ से dx को ले गए 2x के साथ। ठीक है, तो देखिए पाई स्क्वायर इस साइड आया तो यह बन गया बाई स्क्वायर dy, और 2x से के साथ dx आ जाएगा तो यह बन जाएगा 2x dx। यही हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब चलिए इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। ओके। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम प्राप्त करते हैं, तो हमने दोनों पक्ष लिए हैं और दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो हमारा बाई स्क्वायर डी वाई है इसका भी समाकलन कर दिया, जो हमारा 2x dx है इसका भी समाकलन कर दिया। अब समाकलन कैसे करते थे चलिए उसे भी देख लेते हैं। बाई स्क्वायर का समाकलन कैसे करेंगे, बाई की जो हमारी घात दी गई है उसमें एक जोड़ दीजिए तथा जो भी हमारी घात बनेगी उसी से भाग दे दीजिए। अब बाई स्क्वायर है मतलब कि बाई की घात 2 है, बाई की घात 2 प्लस 1 मतलब कि बाई की घात 3 हो जाएगी तथा हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बाई की घात 3/3। इस टाइम हमारा 2x है मतलब कि x की घात 1 है, x की घात 2 हो जाएगी ऊपर, नीचे भी हमारा 2 आ जाएगा तो हमने यहाँ से 2 से 2 को काट दिया है और यहाँ पे बचेगा केवल x स्क्वायर। और प्लस में मैंने बताया था जब भी हम समाकलन करते हैं तो वहां पे एक कोई भी स्थिर चर आ जाता है। अब वो आ तो इस साइड भी आ सकता था, मान लीजिए यहाँ पर c1 आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे c2 आ जाता, लेकिन मैं इन दोनों को केवल एक मिलाकर सी के बराबर लिख सकता हूँ। ज्यादा स्थिर चर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिर चर का मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं C1 और C2 लेता तो C का मान यहाँ पे C1 माइनस C2 या फिर कुछ C2 माइनस C1 इस तरीके से आ जाता, तो हम केवल यहाँ पे एक ही स्थिर चर लेते हैं। अब हमें आप सोच रहे होंगे बिंदु भी दी गई थी, बिंदु किस लिए दी गई थी, बिंदु हमें दी गई थी ताकि हम यहाँ पे x तथा y का मान रख के यहाँ पे c का मान निकाल लें और हमें यहाँ पे अभीष्ट वक्र का समीकरण मिल जाए। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमारी जो बिंदु दी गई थी x बराबर -2 उसमें y बराबर 3 था, -2, 3 थी ना हमारी बिंदु, तो पहला होता है हमारा x तो बाद का होता है हमारा y। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए मैंने x का मान -2 रखा, ठीक है, यहाँ पर y का मान है, सॉरी x का मान -2 रखना है मुझे यहाँ पर, y का मान 3 रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए बाई का मान में 3 रखता हूँ तो 3 गुणा 3 या कुछ बाई की घात 3 है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3 गुणा 3 9, गुणा 3 27, 27 भागे 3 कितना हो जाएगा 9, तो इस साइड तो आ गया 9। ठीक है 9 आ गया, और यहाँ पर -2 गुणा 2, -2 गुणा -2 तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 4 प्लस सी। यहाँ देखिए 4 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो यह हो जाएगा 9 - 4, तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, ओके। तो समीकरण नंबर 2 में x बराबर -2 y बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर हमें c बराबर 5 प्राप्त होता है। ठीक है, c का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हमें अभीष्ट वक्र का समीकरण, अब हमें c का मान इसमें रख देना है जो भी हमारी समीकरण नंबर 3 थी। ठीक है, इसमें हमने c का मान रख दिया तो 22 की घात 3/3 यहाँ जो कि तो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा और c की जगह हमारा आ जाएगा 5। अब लोगों ने किया क्या है, देखिए 3 को मैं इस साइड ले आऊं तो हो जाएगा 3 x स्क्वायर, तो 3 गुणा 5 15। ठीक है, अब बाई क्यूब है, बाई क्यूब है लेकिन हमें बाई को केवल एक की घात चढ़ानी है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड एक, मतलब जो भी हमारी घात है उसको 3 से भाग कर देंगे। तो देखिए घात 3 से भाग की तो यह तुम्हारी एक घात बचेगी तो यहाँ की घात केवल एक थी तो भाई 1/3 हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे अभीष्ट वक्र की समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह काफी सरल था, बस हमें शून्य ध्यान रखना था। dy/dx 2x/y² के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब हम हल करने वाले हैं हमारे उदाहरण नंबर 14 को।
किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% दर से होती है। जो हमारा मूलधन उसमें जमा है, उसमें वृद्धि क्या दर से हो रही है? 5% वार्षिक दर से। मतलब कि एक साल में उसकी वृद्धि 5% से बढ़ जाती है। वार्षिक का मतलब है एक साल। ठीक है, आप में देखिए वार्षिक, वार्षिक के आपके परीक्षाएं भी होती होंगी, उससे कहाँ से आप समझ जाइए। कितने वर्षों में रुपये 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी? तो यह कहना चाह रहा है कि 1000 की राशि कितने समय में है दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी मूलधन जो राशि है वह 5% से बढ़ रही है। 5% से बढ़ना का क्या मतलब है? आप समझ लीजिए, मान लो मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो 100 किलोमीटर चल रही है भाई एक घंटे में। मैं एक घंटे बाद उसकी स्पीड बढ़ा लूँ 1 से 5, फिर 1 से 10, फिर 1 से 15। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 5% स्पीड बढ़ रही है उसकी एक एक घंटे में। तो है कुछ इसी तरीके से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको समय से भाग देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने के लिए क्या है कि यहाँ पर हमें यहाँ इन लोगों ने समय को टी और मूलधन को पी मान लिया है। जो हमारी मूलधन राशि है उसको पी मान लिया है। ठीक है, ओके। दी हुई समस्या के अनुसार, इस समस्या के अनुसार हमें क्या मिल जाएगा? डीपी बटा डी टी बराबर 5/100 गुणा पी। 5/100 इन्होंने किस लिए लिखा है? पहले लिखा है हमारे राशि, मतलब जो हमारा वार्षिक वृद्धि हो रही थी उसको इन लोगों ने 5/100 लिखा है। 5/100 का मतलब है यहाँ पे 5%। हमारी जो पी राशि है वह हमारी राशि दी गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 1000 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से dp बटा dt आ जाएगा p/100 20, क्योंकि 5 से मैं जब 100 को काट दूंगा तो यहाँ पर बचेगा केवल का 20। तो यहाँ पर आ जाएगा dp बटा dt। dp बटा dt क्या है? वह हमारी की हमारी जो मूलधन है उसकी वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर पी दिया गया है, मतलब कि पी है हमारा मूलधन, 1/t, मतलब कि समय के साथ हमारी मूलधन कैसे बदल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यह काफी देखिए सरल बन गया है। अब आपको क्या इतना सा काम है कि आपको बस इसको हल करना है। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे अलग क्या था कि हमें इसकी समीकरण यहाँ पे देखनी थी, क्या है यह कैसे बन रही है। ठीक है, अब हमें बस इसको हल करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो हल करने के लिए उन्होंने क्या किया? देखिए यहाँ पे डीपी है और डीटी है। टीपी के साथ हमारा हमें पी ले जाना है। मैंने बताया था जो जो भी चीज है उसके साथ आप उसी चीज को ले जाइए। और जो हमारा बी से चलिए बाकी उसको मैं डी टी के साथ रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क तो पड़ने ही नहीं वाला। ओके, चलिए। तो समीकरण नंबर 1 के चरों को पृथक करने पर हम प्राप्त करते हैं डीपी बटा पी बराबर डी टी बटा 20। ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें दोनों साइड समूहकरण मतलब कि समाकलन कर देना है, ताकि हमें लास्ट में समय समीकरण हमें अपनी मिल जाए। अब देखिए, अब देखिए ध्यान देने की वाली क्या चीज है, हम उसको एक एक साइड ले आए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डी पी डी टी या फिर डी एक्स डी वाई होता है, यह हमारा ऊपर होना चाहिए, तभी हम इसका समाकलन कर पाते हैं। 1/p, 1/p का समाकलन क्या होता है? वह होता है हमारा log p। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा 1/20 dt है, तो इसका बस dt की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, तो होगा t/20। और बाद में मैंने बोला था एक स्थिर राशि आने वाली है, तो उसको हमने c1 लिख दिया है। क्या है? ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम p का मान निकाल लेते हैं। p के मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो हमारा log p को जब हम इस साइड लाते हैं तो वह हमारा e की पावर हो जाती है, मतलब कि e की घात बन जाती है। तो मैं कहूँ तो log a बराबर b, तो मैं a बराबर लिख सकता हूँ e की घात b। या कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ओके। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। p बराबर हो जाएगा e की घात t/20 डॉट e की घात c1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से हम अंतिम में p का मान निकाल लेंगे। c1 को आप
e की घात c1 को आप c मान लीजिए, देखिए देखिए हमने यहाँ पर मान लिया है। ओके। और e की घात 3/t/20 को आप यहीं पे लिखा रहने दीजिए। तो सी को हमने समीकरण नंबर 3 बोल दिया है। ठीक है, अब हम इसी को हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जो ये चीज क्या है देखने के लिए कि हमने इसको सी माना है। मैंने बताया था कोई भी स्थिर राशि अगर आपकी बड़ी बनती जाए तो आप उसको दूसरी दूसरी संख्या मानती जाइए, क्योंकि स्थिर राशि की मूल्य कुछ भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने ही नहीं वाला। अब इसमें इसमें देखिए एक जरूरी चीज देखने के लिए क्या थी कि हमारा पी का मान 1000 था जब टी की मान 0 थी। मतलब कि हमारे जब जब देखिए जब मैंने पैसा केवल जमा किया था तो उसकी राशि कितनी थी, बहती राशि हमारी 1000। और जब तो मैंने कुछ मतलब टाइम ही नहीं हुआ था जमा किए, तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 0। तो ठीक है, तो मैंने पी की मान 1000 रख दी और सी और टी का मान रख दिया यहाँ पे 0। ठीक है, तो पी का मान 1000 और सी का मान टी का मान 0, तो यह चीज तुम्हारी एक हो जाएगी। तो यहाँ से सी का मान मुझे मिल जाएगा 1000। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है पी और टी का मान समीकरण 3 में रखने पर हम सी बराबर 1000 प्राप्त करते हैं। ठीक है, सी बराबर 1000 हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करना है, जो हमारा सी बराबर 1000 है इसको हमें जो हमारी समीकरण निकली थी उसमें रख देना है। इसलिए समीकरण 3 से हम प्राप्त करते हैं। इसलिए देखिए हमने जो समीकरण नंबर 3 है इसमें यहाँ पर मैं 1000 रख दूं तो यह हो जाएगा पी बराबर 1000 t/20, ई की घात t/20। अब इन लोगों ने क्या कहा था, जो हमारा पी है वह पी मेरा दुगना कब तक होगा। ठीक है, तो यहाँ टी का मान तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे पी का मान पता है कि वह दुगना मतलब 1000 का 1000 पहले था तो वह 2000 होने वाला है। तो यहाँ पे मैं पी की जगह 2000 रख दूंगा। तो 2000 बराबर 1000 ई की घात t/20। तो यहाँ से मैं इसको काट दूंगा तो यह बचेगा हमारा 2। ठीक है, और ई को मैं साइड ले आने वाला हूँ। तो और 20 भी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ जाकर टी बराबर 20 log ई की घात 2। यह कैसे आया, चलिए इसको थोड़ा सरल करके देखते हैं। यह था हमारा 2 बराबर, यह तो हमारा कट गया है, तो ई की घात t/20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे t/20 को एक साइड ले लूंगा, तो यहाँ पर वह बन जाएगा मेरा log 2। ठीक है, अब मैं टी को यहाँ पे रहने दूं तो यह बन जाएगा 20 log 2। यह कुछ इस तरीके से था। तो हमें अंतिम में जो हमारी टी का मान है वह है हमारा 20 log 2। वह हमें यहाँ पे पता चल गया है, कब तक उसका मूलधन है वह दुगना हो जाएगा। तो ठीक है, तो यह उत्तर भी, इसका समीकरण भी हमने निकाल लिया, काफी ज्यादा सरल था। ओके, तो बस आज का भाग यहीं पे हम खत्म करते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 13 तथा उदाहरण नंबर 14 पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं 9.5.2 में दिया गया है समघातीय अवकल समीकरण, जिसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम अगले वाले भाग में पढ़ने वाले हैं। हम देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो अभी देखिए वाई और एक्स अलग अलग से जुड़े हुए थे, मतलब कि अलग अलग हम उन्हें कर सकते थे, लेकिन अब हम उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें कैसे हल करेंगे, चलिए वो अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।